कि हमारा संवाद की शैली इतनी छोटी थी, इतनी संकुचित थी कि धीरे धीरे यहां से सारा ज्ञान चला गया और बाहर वाले आपको ज्ञान देने लगे। उसका नतीजा यह हुआ कि आपने उन तमाम सारी चीजों को छोड़ दिया। इसलिए आज सूरज की पूजा करनी चाहिए, यह इसलिए कहना पड़ता है कि आप जब तक पूजा शब्द न जोड़ो तब तक आप डरते नहीं हैं। आप भगवान के नाम से डरते हैं, ऐसा हो जाएगा इसलिए करते हैं। लेकिन उस वक्त भी उन ऋषि मुनियों को पता था, उनका ज्ञान क्या था। क्या नासा ने लंबाई बताई है अभी तक कि सूर्य से धरती की कितनी दूरी है? हमारा तो पूरा शास्त्र इसी पे रखा हुआ है, पूरा ज्ञान इसी पे रखा हुआ है। लेकिन एक पागल आया और उसको लगा कि अब एक किताब आ गई है, अब इसके अलावा तो दुनिया में किसी किताब की आवश्यकता नहीं है। उस पागल आदमी ने आज के युवाओं को बता रहा हूं, जिनके दिमाग में यह गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि ऑक्सफोर्ड वही एक विश्वविद्यालय की अंतिम पराकाष्ठा है। जब ये गोरे ये नहीं जानते थे विश्वविद्यालय क्या होता है, तब विश्व का पहला विश्वविद्यालय हमारे यहां था, बिहार में था। और उस पागल आदमी ने यह सोच के कि किताब मिल गई है और इसी किताब के अंदर हकीम लुकमान के सारे फॉर्मूले हैं, तो फिर बाकी क्या होना चाहिए? बाकी उसने नालंदा को जला दिया। नालंदा विश्व का पहला विश्वविद्यालय था। तब न हवाई जहाज थे, न रेलें थी। दुनिया के लोग कहां कहां से यहां आते थे पढ़ने के लिए। बौनों ने आपको लूटा और आप बौने हो गए, आप स्वार्थी और लालची हो गए। इसलिए जिसने तक्षशिला में आग लगाई, 3 महीने तक तक्षशिला की नालंदा की लाइब्रेरी जलती रही। हम ऐसे मूर्ख हैं, हम इतने लालची हैं कि जिसने नालंदा को जलाया उसके नाम से हमने स्टेशन बनाया हुआ है। हम दुनिया को क्या बताएं कि हमारी मूर्खता जो है कि हम मूर्ख भी हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं। और अगर मैं जब बोध भी हो गया तब भी हमने नहीं कहा कि भाई ये हमने खिलजी नाम का किस लिए यहां पे बनाया है, क्या इसने ऐसा काम किया था? इसलिए सत्ताएं बदली, लेकिन वो तमाम जो नैरेटिव आपके सामने खड़े किए गए उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। और आज छोटी छोटी बात नहीं, नाम क्यों बदला जा रहा है? नाम बदलने का मतलब है इस देश में हिंदुत्व की बात हो रही है। हम इतने बौने हो गए हैं। मैं आपको आज के दौर में नाम बदलने का कारण बताता हूं। ये नाम नहीं बदले जा रहे, जो नाम ओरिजिनल था वो रखा जा रहा है। और नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा है। यह नाम ही तय करता है कि लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पे आरती उतारी जाए कि पेंट उतारी जाए। यह नाम तय करता है। नाम की महिमा यह है, पाकिस्तानी अपने हरे रंग का पासपोर्ट लेकर के अमेरिका में, इंग्लैंड में बाहर घर से नहीं निकलते। ये खुद कहते हैं वो बेचारे कि हम पासपोर्ट घर छोड़ के जाते हैं और हमको कोई पकड़ भी लेता है तो हम नाम तो सच बताते हैं, लेकिन कहते हैं हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। छोड़ दिए जाते हैं। पासपोर्ट लेके चलेंगे तो क्या हश्र होगा ये वो जानते हैं। इसलिए नाम बदलने से राष्ट्र बदलने लगता है। आप उन नामों से अपने इतिहास को कनेक्ट करने लगते हैं, तब आपके अंदर एक चेतना जागती है और आप उस ग्लोरीफाइज दौर को याद करते हैं और कुछ कुछ उसके बनने की तरफ कोशिश करते हैं।
और यही कोशिश अगर किसी ने भी, उसकी जाति क्या है, वो कहां से आया है, वो क्या करता है, वो किस पार्टी का है, यह विषय नहीं है। विषय यह है पेट्रोल की कीमत कितनी हो गई, चावल की कितनी हो गई, प्याज की कितनी हो गई, इनकम टैक्स में छूट कितनी दे। यह तो हम पिछले कई सौ सालों से खेल कर रहे हैं, इस पे तो हम रोज ही जी रहे हैं। एक बार आपने इस बात पे तो कम से कम वोट दिया कि प्याज की कीमत क्या है, घटती बढ़ती रहेगी, पेट्रोल कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। आपने पहली बार 5 कम से कम लोकसभा के चुनाव में पास से देख चुका हूं। 2014 के चुनाव की एक घटना आपको बताता हूं मैं, उसके बाद मैंने फिर उस पर कोई ज्यादा आगे काम ही नहीं किया। मैं एक बहुत छोटे से गांव में बनारस में गया था और वहां बहुत सारे लोगों से बात हो रही थी। कुछ लोग तो खासी जगह जाते हैं पूछने के लिए, मैं खास जगह नहीं जाता। मैंने एक आदमी को देखा, बिल्कुल जर्जर उसकी हालत थी, एकदम उसके शरीर पे कपड़े भी बिल्कुल फटे टूटे से थे। और यह कभी मैं सोच ही नहीं सकता था, मेरे ख्यालों में नहीं था कि यह क्या कह सकता है। मैंने कहा वोट किसको देने जा रहे हैं? उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा जो राष्ट्र को बचाएगा उसी को दूंगा। यह पता चलता है कि जो आदमी न व्यवस्था का अंग है न सत्ता का अंग है, जो रोज शायद मांग के खाता होगा, पहली बार उसे यह बोध हुआ, पहली बार इस देश में डिस्कोर्स बदला। नहीं तो हमेशा चुनाव आए और महान पत्रकार, अद्भुत पत्रकार सडनली रातों रात ढूंढ के शुरू हो जाते थे। चुनाव घोषित हुए, फला कॉन्स्टिट्यूंसी में 3% दलित, 2% ब्राह्मण, 1% ठाकुर, फिर 75% मुसलमान। कहां से यह डाटा उनके पास आता था, यह आज तक सरकार को भी नहीं पता चला। और यह शुरू हो जाता था और उसी हिसाब से फिर नैरेटिव क्रिएट होते थे। इसलिए 2014 पैदा हुआ नहीं है। 2014 इस देश के 95 करोड़ सनातनियों ने आपने 700-800 साल के बाद अपने होने का एहसास किया है। अपने उस इतिहास पे आपने गर्व करना शुरू किया है। हम कौन हैं, कहां से आए थे, हमारा मकसद क्या है, इसकी तरफ थोड़ा थोड़ा आप बढ़ने लगे हैं और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा कि आप अपना इतिहास जानें। जैसे जैसे आपको इतिहास का बोध हो रहा है, आप 2 किलो चावल से बाहर निकल आए हैं। आपने कहा कि पेट्रोल के दाम अगर 100 से 200 भी हो गए हैं तब भी हम इसी को चुनेंगे कि पेट्रोल कोई जीवन नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। पेट्रोल अगर बढ़ भी जाएगा और स्कूटर नहीं भी चलेगा तब भी जिंदा रहने का इस धरती में आपको जिंदा रखने की बड़ी ताकत है। पिज्जा भले ही ना मिले लेकिन पेट भरने के लिए धरती कुछ भी पैदा कर देगी, यह ध्यान रखिएगा। बार सनातनी होने पे गर्व होता है। तो इसीलिए आपने जब नए लोगों को चुना तो वो भी ये जानते हैं उन्हें वोट किसने दिया है। अहमद भाई ने नहीं दिया है, ठीक है, वो हैं मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है, यह भी मैं बात बताता हूं आपको ईमानदारी से, 25 साल के दौर में सत्ताओं के पास रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ चीजों का एहसास है। आपके वोट की ताकत और उस वोट देने के बाद सत्ताओं को लगातार यह बोध कराना कि हमने तुमको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं बिठाया है,
और यह दबाव है, यह दिखता है, और मैं अपने तथ्यों से उसको प्रूफ करूंगा आपके सामने, ताकि आपके अंदर उस ऊर्जा का संचार हो कि आपने गलत काम नहीं किया है। ये वो जानते हैं कि सड़क बनती बिगड़ती रहती है, इन्होंने पहली बार वोट राष्ट्र निर्माण के लिए दिया है। और यह दबाव कैसे दिखता है, मैं इसकी एक ही आपको मिसाल दे सकता हूं। 2014 से 2019 तक कोई जीत गया, कोई सरकार में आ गया, मैं सिर्फ इतना ही मानता था। लेकिन 2019 से जो लोग चुने गए, हमने हमेशा अपने लोगों पे शक किया, अपने लोगों से बहुत सवाल पूछे, आक्रांताओं से एक भी सवाल नहीं पूछा। अपनों से ज्यादा सवाल पूछने की हमारी आदत है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना इंडिया गेट पे खड़े होकर चिल्ला के बताए। कुछ काम बिना बताए और बिना चिल्लाए भी होते हैं। वो काम कैसे हुआ, मैं इसलिए सार्वजनिक आज आपको करता हूं, ताकि आपको यह एहसास रहे कि हम सबका अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया है। मैं आपके बीच में किसी के लिए वोट मांगने नहीं आया, न जीवन में आऊंगा। यह सब कुछ पूरी धरती का सौदा हो गया पार्लियामेंट में, और हम सब मेरा तेरा अगड़ा, मेरे दो लोग आ गए, मेरी जाति के मंत्री बन गए, इसको क्यों नहीं बनाया, मेरे इलाके का। हम इसी भिकमंगों की तरीके से इसी लड़ाई में लड़ रहे थे, और खामोशी से इस राष्ट्र का सौदा हो गया, और आज भी हमको नहीं पता, न जानना चाहते। मेरा दुख यह है, हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। जब आपका पूरा एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो गया हो, मूक दर्शक बनकर के पार्लियामेंट में लोग बैठे रहे हों, कोई पार्टी ऐसी अछूती नहीं है जिसने मुंह बंद नहीं किया हो। इसलिए मुझे दूसरों से शिकायत नहीं है, अपनों से शिकायत है कि तुम चिल्लाते तो कम से कम, तुम चिल्लाए नहीं, और आज भी नहीं चिल्ला रहे हो, तो किसी के मुझे इंतजार करना है कि मुझे कब चिल्लाना है। मुझे और आपको किसने रोका है? इसलिए आपके दबाव के चलते धारा 370 हट गई। आप खुश हैं? आपने ताली बजा दी, आपने कहा हमने तो अपना धन्यवाद प्रकट कर दिया। यह बात मैं इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह जो दबाव है, सामूहिक दबाव है, आपके चुनने के तरीके से सत्ता पे बैठने वालों को इस बात का अंदाजा है। वो भले ही उनका नारा हो सबका साथ, उसे किसी का विश्वास नहीं है, आपका विश्वास है सिर्फ। नारों को आत्मसात मत करिए, नारे समय समय पे बदलते रहते हैं। नारों के भ्रम में मत फंसिए, जब तक कह रहा है तब तक अच्छा लग रहा है, और 2019 के बाद से जब भी वो ये कहता है सबका साथ सबका विश्वास, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता कब कपाने लगते हैं। क्या इसलिए सारे सोचते हैं कि अब क्या लाने वाला है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी से परेशान। इसलिए धारा 370 जो एक क्रिटिकल धारा थी, उसे समाप्त करने के लिए हम पिछले 70 सालों से लोगों के मैनिफेस्टो में देखते थे। मैनिफेस्टो में आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है कि अच्छा ऐसे आ गया, अच्छा अब क्या होगा, अच्छा भी ये होगा। बस 370 किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में इतने साल से लिखा जा रहा था कि आखिर में कुछ लोगों ने इस देश में अपने मकान का नंबर ही 370 रख लिया कि ये छूट जाए इससे पीछा हमारा। और इतने तर्क, इतनी लॉजिक, इतने रीजन, इतने अनुच्छेद बताए गए, ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपका एजेंडा क्लियर है और आप जब पीछे मुड़ के देखें, जैसे एक परिवार का मुखिया जब वो पीछे मुड़ के देखता है
तो उसकी पत्नी, उसकी मां, उसकी बहन, सब कुछ उसके पीछे खड़े होते हैं। इसी ताकत से वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। राष्ट्रों के जीवन में, देश के जीवन में जो आपका मुखिया है, जब वो पीछे मुड़ के देखे तो उसे एहसास हो कि 95 करोड़ सनातनी खड़े हैं। और जब यह भरोसा होता है तो वो उस व्यवस्था में से ही आपके लिए रास्ता निकलता है, जिसे भारत में जुगाड़ कहते हैं। 370 इतनी क्रिटिकल थी कि यह कहा जा रहा था कि भारत के दोनों सदनों में बहुमत जब तक नहीं होगा 370 पास नहीं होगी। लेकिन 2014 से 2019 के सफर में आपने धैर्य रखा। आप जल्दी में नहीं थे। आपने कोई नई ऐसी मांग रख करके सरकार के सामने संकट नहीं खड़ा किया। इसका अंदाजा था। और गुजराती, वो तो कमाल के लोग हैं। वो इतने ईमानदार लोग हैं। लोग कहते हैं बेचारे पैसे वैसे कमाते हैं, फौज में जाते नहीं हैं। बहुत बार गुजरातियों को लोग उलाहना देते हैं। मैंने कहा ये पैसे नहीं कमाएंगे तो राफेल बातों से नहीं आएगा। ये पैसे कमाएंगे तभी राफेल आएगा। सिर्फ भारत माता की जय कहने से राफेल नहीं आने वाला। इसलिए गुजरातियों को विशेष रूप से आप धन्यवाद करें, और 2 कारणों से करें कि ये एक ऐसी कौम है, इनके बारे में भ्रांतियां हैं। मीठा खाना खाते हैं। इनके खाने के नाम बड़े डरावने होते हैं। खाखड़ा, जैसे मिसाइल हो, कोई जहाज खरीदा हो, या आप मजाक कर सकते हैं, अपने ही लोग हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इनकी ईमानदारी पे आपको इसलिए शक नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक आदमी को 15 साल तक ठोक पीट करके डॉक्टर बनाया। इस देश में अलग अलग किस्म के, इस देश को तोड़ने वाली ताकतों का इलाज करने के फॉर्मूले और सर्जरी सिखाई। और 2002 के बाद इन्होंने कहा ये अब इसमें पीएचडी हो गया है और अब इसकी जरूरत यहां नहीं है, इसे दिल्ली भेज दो। और इन्होंने आपको दिल्ली में भेजने के बाद आपसे कभी यह नहीं कहा हमारा आदमी वापस कर दो, कभी नहीं कहा। बल्कि इन्होंने दूसरा बड़ा काम किया। इन्होंने कहा ये जो पहले वाला भेजा था, इसमें दिल्ली के कुछ दलाल जो हैं, जो सरकारों को गिराने में लगे रहते हैं, ये कमजोर पड़ रहा है। इन्होंने बिना देर किए 2019 में दूसरा दे दिया आपको। और जब वो दिल्ली पहुंचा तो पहले वाले को जो लोग अवार्ड वापस करके डरा रहे थे, बोले अब क्या वापस करें। इसलिए अब उनका कहना है कि पहले वाला ज्यादा अच्छा था। और गुजराती इस मामले में सार्वजनिक तौर से यह भी कहते हैं कि हमसे गलती 1947 में हो गई है, हम उसका प्राश्चाताप करेंगे। और उस प्राश्चाताप के तहत उन्होंने कहा 2-2 देंगे। और यह ऐसा है कि हमको कहा जाता है कि सनातनी साइंटिस्ट, साइंस पे आधारित पूरी कहानी है उनकी। इनका बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जो भी साइंस के विपरीत काम करेगा वो मारा जाएगा। 47 में जो भेजे थे उन्होंने शुद्ध रूप से एंटी साइंस काम किया, निहायती साइंटिफिक के विरोध थे वो। और उस साइंस को इस तरीके से उन्होंने प्रचारित किया कि आज का बच्चा यह पूछता है कि फिजिक्स का फॉर्मूला है एवरी एक्शन देयर मस्ट बी ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गांधी जी ने कहा नहीं, तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर देना। अब क्योंकि उस जमाने सोशल मीडिया नहीं था, हम इस फॉर्मूले को ढंग से समझ नहीं पाए। एक साइंस के पूरे फॉर्मूले को आप गलत तरीके से
परिभाषित कर रहे हैं, तो जो हश्र होना था फिर वो हुआ हमारा। लेकिन गुजरातियों ने प्रायश्चित किया और सही तरीके से साइंस का फॉर्मूला फिजिक्स का समझाकर भेजा। और जब पहले वाले के फॉर्मूले को दिल्ली में कुछ लोग तैयार नहीं थे, तो दूसरे वाले को समझाया कि अगर कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम एक साथ दोनों गालों पे थप्पड़ मारना। यह बदलाव आसान नहीं है, यह बदलाव आपके दबाव के कारण हो रहा है। इसलिए इस दबाव को, यह जो हमें बीमारी है, यार ये पेट्रोल की कीमत नहीं हटा रहा, इसको हटा दो। ये पेट्रोल की कीमत नहीं कम कर पा रहा, इसलिए उसे हटा दो। फिर किसे लाओ? जो आलू से सोना बना रहे हैं, किसे लाओ? हमें बताओ भाई, किसे लाना चाहते हो यार? तो ये जो जल्दी से हटाने की बात है, जब तक चार तैयार ना हो जाए, पहले वाले को हटाना मत। ये जो इंटॉलरेंस इस देश में बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है कि आपने अपने हीरोज को चुनना सीख लिया है। और जब आप बदलते हैं, अपने हीरोज को सही मापदंडों पर चुनते हैं, तो आपका हीरो भी जिस आदमी को सत्ता के चापलूसों ने अंग्रेज सरकार से मिलकर के 21 अक्टूबर 1943 में जिसने भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया, दुनिया के 11 राष्ट्रों ने, जिसमें आज का यूएसएसआर भी शामिल है, मान्यता दी, उस बहादुर आदमी को जमीन के अंदर इतना गहरा दफन किया कि वो आदमी इसी आजाद भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट लिखे गए, और क्योंकि ब्रिटेन ने वो तमाम सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारे अजीज दोस्त, बेहतरीन इंसान, एक अच्छा जर्नलिस्ट अनुज धर ने पूरे तथ्यों के साथ सुभाष चंद्र बोस की किताब लिखी। प्रधानमंत्री निवास में जब डी क्लासिफिकेशन का काम चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने शायद उनसे कहा है कि पब्लिकली मत कहना, लेकिन उनसे कहा है, मुझसे तो नहीं कहा। बात की अनुज धर से, लेकिन उस आदमी की दीवानगी देखिए। भारत के अंदर एक पत्रकार की तनख्वाह कोई बहुत नहीं होती है भाई। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां सुभाष चंद्र बोस के चिन्ह थे, वो सब जगह गया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा करके उसने किताब लिखी, और वो किताब आज पब्लिक में है। और सत्ता पे दबाव क्या हुआ? जब आपने अपना हीरो चुनना शुरू किया, तो उसने भी यह साबित करने की कोशिश की कि मेरा हीरो भी यह था, भले ये जमीन के अंदर दफन था, लेकिन इसको बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए कागजों को डीक्लासिफाई किया, उन तथ्यों को पब्लिक में ला दिया, और उन्हीं कागजों के बीच में एक कागज भी मिला जिसके अंदर यह लिखा हुआ था कि सुभाष जिंदा या मुर्दा अगर पकड़े गए तो उनको ब्रिटिश सरकार को हवाले किया जाएगा। और यह डॉक्यूमेंट कहा गया कि सुभाष इज ए वॉर क्रिमिनल, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके रहते हुए पूरी दुनिया में घूमकर अपने बल पर 60,000 लोगों की सैनिक बनाए। 26,000 लोगों ने इस देश के उस आजादी के युद्ध में जान गंवाई। ब्रिटिश सत्ता हिलने लगी। ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय चाटुकारों को पकड़ करके उस आदमी को गुम कर दिया, लेकिन वो आदमी, उसको खुद नहीं कुछ चाहिए था, ना उसकी कोई डिमांड थी,
जब चाटुकारों की दुकान में खुलेआम उसने चुनाव जीता, तो अंग्रेजों के कहने पर गांधी जी ने सुभाष से इस्तीफा मांग लिया। उनको लगता था कि सुभाष अगर कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया तो जो हमने 1885 में ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई है, इटावा नाम की उत्तर प्रदेश में एक जगह है, उस इटावा का एक कलेक्टर था अंग्रेज, उसी ने 1885 में, उस अंग्रेज कलेक्टर का नाम था A.O. ह्यूम, जिसने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। उनकी तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि सुभाष बाबू किसी भी तरीके से दिखने नहीं चाहिए, और एक पूरी थ्योरी गढ़ी गई। यहां प्लेन क्रैश हुआ, वहां प्लेन क्रैश हुआ, लेकिन सच्चाई यह है इस देश में 10-20 ऐसे लोग जीवित हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं, कभी कभी टेलीविजन पे भी आ जाते हैं। वो लोग 1984 में अयोध्या में गुमनामी बाबा से रहने वाले सुभाष चंद्र बोस से मिल चुके हैं। लोगों को ये कहानियां लगती हैं, ये कहानी नहीं है, तथ्यों की बात कर। इसलिए उसने कुछ नहीं ऐसा किया, और हम ये नहीं जानते कि ये टेलीपैथी है या क्या है। हमारे मन में भी कोई सवाल ऐसा नहीं उठता है कि हमको लगे कि शायद इससे किसी को फायदा होगा। हम पता नहीं किस धुन में 10-15 लोग दिन भर कहीं ना कहीं, अभी जीडी बख्शी कहीं होंगे, थोड़ी देर पहले फोन आया मुझे कि सुशील पंडित लंदन गए हुए, वहां भाषण दे रहे हैं। किसी ने कोई अपने आप को सीमित करके नहीं रखा है कि हम यही काम यही करेंगे। जो जहां जा सकता है वहां जाए और तथ्यों को पूरी ताकत के साथ रखे। और जब तथ्य आप रखते हैं, फैक्ट आप रखते हैं, तो देर सवेर झूठ की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है कि जितना उसको गहरा दबाइए, कभी ना कभी उतनी ही ताकत से वो बाहर निकल आता है। अगर 70 सालों और 72 सालों के बाद सुभाष का सच पूरे देश को पता चला, तो 2 काम हुए, 2 काम। और यह आसान नहीं है आज के भारत में, जिन परिस्थितियों में हम खड़े हैं। कन्विंस हो गया भारत का प्रधानमंत्री है, अपना पास जो उनके पास पूरा अमला होता है उससे उन्होंने जो कुछ कराना था करा लिया। और वो 2018 में अपने निवास से निकलता है और एक ट्वीट करता है। अगर देश का इतना शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट करने के माध्यम से अपनी मनोदशा को बता रहा है, उस सिचुएशन को बता रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री है, चिल्ला चिल्ला के नहीं बता सकता, क्योंकि देश को उसके ऊपर भरोसा है और वो लगेगा कि कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं पड़ रहा। लेकिन उस मनोदशा को, वो जो स्थिति होगी उस आदमी की, वो उन्होंने प्रधानमंत्री निवास से निकलते वक्त, जब वो जा रहे थे 21 अक्टूबर को लाल किले पर दोबारा से झंडा फहराने, क्योंकि यह सुभाष चंद्र बोस का गीत था, कदम कदम बढ़ाए जा दिल्ली चलो। उनका यह कहना था, उन्होंने अपने साथियों को भेजा था कि आप दिल्ली जाएं और लाल किले पे तिरंगा फहराएं। वो लोग चले, उस दौर के कांग्रेसियों ने उन्हें गायब कर दिया, आज तक पता नहीं कहां गए। उनकी उस बात को पूरा करने के लिए देश का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर 2018 में अपने निवास से बाहर निकलता है और रास्ते में एक ट्वीट करता है। वो ट्वीट यह बताता है कि व्यवस्था के अंदर कितनी गहरी जड़ें इस देश के गद्दारों की घुसी हुई हैं, उनसे लड़ना आसान नहीं है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि मैं लाल किले पे आज झंडा फहराने जाता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि लोग मेरे बाल नोच लेंगे। यह देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट है, लेकिन उसने बालों की चिंता नहीं की। लाल किले पे दूसरी बार भारत के इतिहास में हुआ कि 21 अक्टूबर को
यह प्रधानमंत्री झंडा फहराने गया। यह झंडा इस बात का प्रतीक है कि उसने सुभाष की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसने उस समझौते को खारिज कर दिया जो दलालों ने अंग्रेजों के साथ कर रखे थे। उसने सुभाष के उस डॉक्यूमेंट को समाप्त कर दिया जिसमें लिखा हुआ था सुभाष चंद्र बोस इज ए वॉर क्रिमिनल, और उसको स्थापित कर दिया। संविधान की शपथ लेकर के वो प्रधानमंत्री बना है, इसलिए उसका हर कार्य भारत देश का प्रतीक है। लेकिन उसी प्रधानमंत्री ने आपकी ताकत को 2019 में देखा, 20 में देखा, उसने 2 कदम आगे चला गया। इसलिए हम ये न समझें कि घर में मैगी बन रही है जल्दी बने, क्योंकि भूख जल्दी लगी है। राष्ट्रों में काम और जिस स्थिति में भारत आज खड़ा है, इसका 1% भी अंदाजा देश के लोगों को नहीं है, क्योंकि हम उस तरीके से सोचना नहीं चाहते। इसमें से रास्ता निकाल करके भी उसने जो उनके दुश्मन थे, एक एक करके पहले उनको पैदल किया। किसी से कहा कि आप मकान खाली करें, 38 लाख के मकान में किस लिए रह रही हैं आप, और कहा कि अपना कहीं ले लें, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट के बारे में यह बताया जाता है कि वो दुनिया की नंबर 2 की रिच महिला हैं। कौन सा बिजनेस किया पता नहीं, लेकिन हैं। और हम खुश हो रहे हैं ये कह करके कि साहब देखिए इतना पैसा कहां से आया। उन्हें 38 लाख का सरकार के खर्चे पे मकान चाहिए, ना एमपी है ना एमएलए है। पहले उन्हें पैदल किया और फिर इस बार पूरे गाजे बाजे के साथ जो 26 जनवरी मनाई जाती है हमारे यहां रिपब्लिक डे, उस रिपब्लिक डे की तैयारियां 24 जनवरी से शुरू हो जाती हैं। यानी ऑफिशियल कार्यक्रम 24 जनवरी से शुरू होता है। उसने कहा एक दिन पीछे ले जाना चाहता हूं मैं। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पैदा हुए थे। इस प्रधानमंत्री ने एक ही लाइन में सिर्फ यह कहा कि 26 जनवरी अब की से 23 जनवरी से शुरुआत होगी और अब आखिर तक ऐसे ही मनाई जाएगी। सुभाष को बैठे बैठे जिंदा किया। अच्छा, उसको एक बहुत अच्छी आदत है, दोस्तों से भले ही वो खुश रहता है नहीं रहता मुझे नहीं पता, लेकिन जो उससे नाराज रहते हैं बीच बीच में उनको चिढ़ाता रहता है। उनको लगता है कि तुम पंजों पे खड़े रहो, अभी तुम आराम से बैठो मत, मैं फिर नया कुछ करने वाला हूं। जैसे ही लोग इस सदमे से बाहर आए कि 26 जनवरी अब सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से शुरू होने वाली है, 5 दिन बाद खुद गया और कहा कि यहां इंडिया गेट पर ये जो कैनोपी खड़ी हुई है, जिस कैनोपी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, उसको हटाकर के कुछ चाटुकारों ने कई बार कोशिश की कि वहां इंदिरा गांधी की लगाते हैं। भाग्य देखिए, इसीलिए मैंने कहा यकीन रखिए अपने ऊपर, थोड़ा धैर्य रखिए अपने ऊपर। कोई सोच नहीं सकता था 10 साल पहले कि इस देश में कोई सुभाष का नाम भी ले ले, सुभाष पर कोई चर्चा हो सकती हो। उसने अपनी ताकत से देश का मूड जानते हुए उसको लगने लगा कि अब फूल वाले चचा इस समाज में कम पैदा हो रहे हैं, सुभाष ज्यादा पैदा हो रहे हैं। आपने यह मैसेज दिया, उसे बहुत साफ साफ दिया, और यह मैसेज यह था कि 2014 में हमने तुम्हें 283 सीटें दी हैं, इससे काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। आपने कहा कि हम 303 देंगे, लेकिन काम हमारा पहले करना। उस आदमी ने गुजरात का एक शख्स, जिसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, जो बहुत बढ़िया मूर्तिकार है, इस पूरे एपिसोड में अनाउंसमेंट बहुत बाद में हुआ। उस मूर्तिकार से मेरे बड़े निजी संबंध हैं और वो पता नहीं मेरे वीडियो सुन सुन के बिगड़ गया बेचारा। उसने मुझे ये खबर 1 हफ्ते पहले बता दी थी,
लेकिन उसने हाथ जोड़ के कहा कि पुष्पेंद्र जी, ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए। उस घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि जॉर्ज पंजम चले गए, उनके मानने वाले भी चले गए, और जिन्होंने ये पार्लियामेंट बनाया था उसे मैंने ध्वस्त कर दिया है। अब इंडिया गेट के उस कनोपी के ऊपर 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लग गई है। आने वाली नस्लें जब उस सुभाष को देखेंगी तो उसके उस पराक्रम के बारे में जानेंगी, उसकी उस बहादुरी के बारे में जानेंगी, और उस बहादुरी को जानने के बाद उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा कि हमारे पूर्वज बहादुर थे, वो लड़े, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसलिए छोटे छोटे काम से राष्ट्र कैसे मजबूत होता है, उसकी ट्रेनिंग हमारे भारत के इतिहास में दो ऐसे लोग हुए, और दोनों ही इत्तेफाक से आपके महाराष्ट्र के, और भी होंगे, लेकिन दो के बारे में मैं बहुत शिद्दत से बोलता हूं। अहिल्याबाई होलकर, वो मध्य प्रदेश में रही। अब सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर का अगर उनका पूरा जीवन पढ़े तो बड़ा कष्टों वाला जीवन था उनका, लेकिन आप सोचिए कि अहिल्याबाई होलकर कहां महाराष्ट्र और कहां बनारस। अहिल्याबाई होलकर को जो सोना चांदी उनको मुंह दिखाई में शादी में मिला, आप जरा उस महिला को उस तरीके से पढ़ें, तब पता चलेगा यार कि आज हम किन्हीं कारणों से बौने हो गए हो, लेकिन हमारे पूर्वज बौने नहीं थे। अहिल्याबाई होलकर को जो मुंह दिखाई में पैसा मिला, उस पैसे से अहिल्याबाई होलकर ने बनारस के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। यह कोई सोच सकता है? वैसे छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के हैं, मराठा हैं, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं शिवाजी ने कहां ये और कहां बनारस। इसलिए उस दौर के राजा महाराजाओं ने भी राष्ट्र को भी बनाया और राज भी चलाया। छत्रपति शिवाजी यहां से बनारस तक जाते हैं और घाटों का निर्माण कराते हैं। क्या छत्रपति शिवाजी कम्युनल थे? क्या उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा किसी को? क्या राज्य सत्ताओं का काम सिर्फ राज चलाना ही होता है? राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं होता है? आज जितने भी म्यूजिक के घराने हैं, बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ साहब हैं, उनका आज भी किला मौजूद है, उनके परिवार के लोग आज भी मौजूद हैं। उन्हीं ने अंबेडकर साहब को स्कॉलरशिप पे बाहर भेजा था पढ़ने के लिए। उन्होंने ही एक राजा रवि वर्मा नाम के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, वो उनको अपने राज में लाए और उन्होंने कहा कि आप बनाइए। और आज ये मंदिरों में पिछले कई सौ सालों से हम जो मूर्तियां देखते हैं राम की और सीता की और लक्ष्मी की, ये राजा रवि वर्मा के इमेजिनेशन से बनाई गई हैं। हमारे राजा महाराजाओं ने उस आर्ट एंड कल्चर को, हमारे सरोकारों को आगे बढ़ाया। लेकिन आज देखिए हुआ क्या है। आपकी ताकत, बार बार कह रहा हूं मैं, एक आदमी शपथ लेता है भारत के संविधान की, हम तो जरा सी कपड़ा बदल लें, अगर ये बेचारे वर्दी में जो हैं इनके प्रोटोकॉल में अलाउ नहीं है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेता है, प्रधानमंत्री निवास में बैठता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए क्या करना है वो उसका अलग मामला है, लेकिन यहां से राष्ट्र और देश की परिभाषा को दो हिस्सों में बांट देता है। इसलिए देश का जो उसका काम है वो करे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक राजा का काम
सिर्फ भूमि के टुकड़े भारत को बचाना नहीं है, उसके लिए सेना है, पुलिस है, सब है। एक राजा का काम सदियों से हम जो देख रहे हैं, राष्ट्र की परंपराओं और सरोकारों को बचाना भी है। इसलिए प्रधानमंत्री बना, जीता। उसने चिंता नहीं करी कि अंकल सैम के यहां जाना है, वो नहीं गया। और हम क्योंकि आदी हो चुके हैं अंकल सैम के दरबार में नतमस्तक होने में, पैंट टाई पहन के जाने में, आप सोचिए कि वो शख्स प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल गया। लोगों ने कहा नेपाल चला गया। अब जिन्हें अपने साथ जाते थे और पूरा हेलीकॉप्टर भर के जाता था, उन्हें लगा कि यार नेपाल चला गया, नेपाल में क्या रखा है, वहां तो वो भी नहीं मिलती जो शाम 7 बजे के बाद पीते हैं, ये बड़ा बेकार टाइप का पीएम है। वो गया। देखिए, मैं यहीं से कह रहा हूं, उसने प्रधानमंत्री का पद उसके साथ जब तक है तब तक रहेगा। वो अपोलोजिस्टिक नहीं था भाई। प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठ करके प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां, जो उसका दायित्व है, वो अपनी जगह है। उसने ऑफिशियल फंक्शन शुरू करने से पहले नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर गया। जिन कपड़ों में वो अंदर गया और जब निकल के आया तो इतने रुद्राक्ष, इतना बड़ा माथे पे तिलक था कि लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गई है। वो उसकी आस्था का मामला है। उसने अपनी आस्था को यह सोच के नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे यार। फिर नेपाल के बाद वो हर उस जगह गया, बांग्लादेश भी गया, वहां भी ढूंढ लिया उसने, यहां मंदिर कहां है। यहां मंदिर सामने है तो भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मंदिर तो वो एक नए ज्ञानी आए हैं जो सोना बना रहे हैं। उन्होंने कहा मंदिर तो वही लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। अब उनकी स्थिति आपने ऐसी कर दी है। आप बदले तो राजनीति का चरित्र बदला, और अब इस बात की दौड़ हो गई है कि हमको मोदी से बड़ा हिंदू बनना है। तो इस जल्दबाजी में बेचारा कुर्ते के ऊपर ही जनेऊ पहन के घूम रहा है। किसी तरह देख लो। और कौन सा पहनूं, कुर्ते के नीचे पहनूं, कभी मंदिर जाता है कभी आता है, उसकी कोई समझ। अपने पिता पे शर्माने लगे, अपनी मां पे शर्माने लगे। अब भी पिता ही है जिसकी पैर की उंगलियों में पुराने बिछुए हैं, पुरानी सी एक पायल है, देहाती अंदाज में वो जमीन पे बैठ जाती है। तो जिस दिन उस बेटी को और उस लड़के को अपनी मां को मेहमानों के सामने बिठाने में शर्म आएगी, समझ लिए समाप्त हो गया। दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है। दुनिया में अगर एकमात्र सत्य है, एक सच है अगर, जिसको कभी नहीं बदला जा सकता, दुनिया के सारे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, नहीं बदला जा सकता। और अगर एक ही कोई सच्चाई है जिसे एक ही शब्द में आप परिभाषित कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मां। उसे नहीं बदल सकते आप। क्या आप बड़े हो गए हो तो मां की परिभाषा कुछ बदल दे? नहीं बदल सकते। और यह हमारे संस्कारों में है, यह आज से नहीं है, यह हजारों साल से है कि मां जिसे अपने पेट में 9 महीने तक पालती है, उसको जन्म देती है। जन्म देने के बाद वो बच्चा जब अपनी आंखें खोल करके थोड़ा कुछ सुनने बोलने लगता है, 2 शब्दों की मैं महत्व आपको बताना चाहता हूं, एक सच और एक विश्वास। वही बच्चा 4-5 साल का जब होता है, वही मां जो उसे 9 महीने पेट में रख के जन्म देती है,
जिस पुरुष की तरफ इशारा करके कह देती है ये तेरा बाप है, जीवन भर हम प्रमाण पत्र नहीं मांगते। यह विश्वास की पराकाष्ठा है हमारे यहां। यह बात अलग है कि कुछ आईआईटी के मैंने सुना है नए नए लोग आए हैं, अगर वो होते तो प्रमाण पत्र मांग लेते हैं। इसलिए कुछ चीजों को नहीं बदल सकते, इसलिए मैं उसको डिराइव करके आगे ले जाता हूं साइंटिफिक पॉइंट से। आपके समाज का, सनातन का, हो सकता है कुछ अज्ञानी लोगों ने, कुछ चाटुकार लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसकी परिभाषा बदलती हो, लेकिन फिर भी वो सत्य कभी बदला नहीं। हम ये जो पैर छूने की परंपरा है ये हम नहीं जानते। अब तो मैंने देखा है कि जितनी पढ़ी लिखी बहू होती है उतने ही डिस्टेंस से यूं करती है, हवा में पैर छू लेती है। यह नहीं पता कि यह पैर छूने की परंपरा कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है। इसका अनुभव कीजिए। मेरी मां जीवित है और मैं उस ताकत को जानता हूं। जब आप अपनी मां के पैर